जय हिंद विद्यार्थियों, जय हिंद साथियों। सिद्धि विनायक संग्रह की इस ऑनलाइन प्रस्तुति के हिंदी विभाग में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे एकांकी तौलिए, जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इस एकांकी में हमने अभी तक पढ़ लिया था कि इसके मुख्य जो दो पात्र हैं बसंत और मधु, उनमें तकरार होती है, पारिवारिक झगड़ा होता रहता है। और वो झगड़ा सिर्फ इसलिए है कि बसंत है वो चाहता है कि वो जिस तरह से अपने घर की चीज़ों का इस्तेमाल करे उसमें किसी तरह का दिखावा ना हो, किसी तरह का कोई भी तकल्लुफ़ ना हो। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी मधु वो कहती है कि वो बड़ी साफ़ सफाई पसंद है और उसे साफ़ सफाई रखना बड़ा अच्छा लगता है, साफ़ सफाई होनी भी चाहिए, अन्यथा घर में बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए घर में वो सभी के लिए अलग अलग तौलिए रखती है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तौलिए रखे जाते हैं। नहाने का तौलिया अलग है, हजामत करने के लिए तौलिया अलग है, हाथ पैर पोंछने के लिए तौलिया अलग है, और सभी सदस्यों के लिए अलग अलग तौलिए अलग अलग कामों के लिए रखे गए हैं। लेकिन वसंत को ये सारी बातें पसंद नहीं आती है। उनका झगड़ा है वो लगातार चलता रहता है, बात आगे से आगे बढ़ती जाती है। बसंत को लगता है कि मधु उससे घृणा करती है, और जब आगे मधु अपने तर्क देती है तो उस बातों ही बातों में बसंत ऐसा भी अनुभव करता है कि वो उसे पशु के समान एकदम निरामूर्ख समझती है। लेकिन विद्यार्थियों, तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। अब घंटी बजती है तो होता क्या है, किसका टेलीफोन आया है, क्या आदेश हुआ है, क्या कहा गया है उस टेलीफोन की बातचीत में, उसी से हम शुरुआत करेंगे। तो टेलीफोन की घंटी बजती है। हेलो, हेलो जी। बसंत टेलीफोन उठाता है और बातचीत होती है। दूसरी तरफ मधु और मंगला की भी बातचीत यहाँ होती रहती है। वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। मधु जो है वो अपने कुछ विचार बदल लेती है, तो बदले हुए विचारों के ऊपर ही वो बिस्तर अलग जगह लगवाती है, अपना ट्रंक मंगवाती है, और इसी तरह की बातचीत उन सब के बीच में चलता है। और बसंत की क्या बात हुई है वो बातचीत यहाँ लेखक ने नहीं लिखी है, लेकिन बसंत सीधा मधु से बात करता है और कहता है, मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो। मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है। अभी साहब का आदेश दिया है अपना सामान बाद में बींधना। तो एक तरफ मधु है वो अपना सामान बांध के कहीं चले जाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उससे पहले ही आदेश हो चुका है कि बसंत को बनारस जाना पड़ेगा। इसलिए वो व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए अपनी पत्नी मधु को कहता है कि तुम अपना सामान बाद में बांधना, बल्कि पहले मुझे मेरा सामान बंधवाने में तुम मेरी सहायता करो। और तभी पर्दा गिर जाता है। तो पर्दा गिर जाता है, उसके बाद पर्दा जब पुनः उठता है तो कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह बदल जाती है, उनका स्थान परिवर्तन हो जाता है। ड्रेसिंग टेबल की जगह चला जाता है, तिपाई है वो अलग जगह आ जाती है, मेज और ड्रेसिंग टेबल की आपस में जगह बदल जाती है। तो ये चीज़ें आपस में बदलती है, अर्थात कुछ साज सज्जा में परिवर्तन कर दिया गया है साथियों। तो साज सज्जा में परिवर्तन कर दिया गया है, क्यों कर दिया गया है? क्योंकि अब मधु की मानसिकता बदल गई है, वो कुछ नया सोचने लगी है। क्योंकि उसके पति हैं वो बाहर जा रहे हैं, बाहर चले गए हैं। और यहाँ एक जो चीज़ दिखाई गई है कि जनवरी का महीना है। अब कैलेंडर देखा गया है और कैलेंडर में जनवरी का महीना दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नया साल आ गया। और जो पिछली बातचीत हमने जो पढ़ी थी जहाँ तक, वो उससे पहले लगभग नवंबर का महीना था, और अब जनवरी का महीना आ गया। इसका मतलब 2 महीने का समय है वो बीत गया है मधु और बसंत की बातचीत हुए, या कहें कि बसंत को घर से बाहर बनारस गए हुए 2 महीने बीत चुके हैं। तो यही सारी कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। इसके आगे जो बातचीत हो रही है विद्यार्थियों, वो नौकरानी मंगला और मधु के बीच हो रही है। किस तरह से वो सोई हुई है, किस तरह का उसका स्वभाव है, तबीयत कुछ अनमनी सी हो रही है, जी ठीक नहीं है। मंगला सहानुभूति रखते हुए पूछ रही है कि साहब का कोई पत्र आया या नहीं आया। तो वो सारी चीज़ें हैं वही यहाँ पर चले जा रही है। अब दरवाज़ा बंद करने के लिए कह देती है, लेकिन दरवाज़ा बंद करने के बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। और दरवाज़ा जब खटखटाया जाता है तो दरवाज़ा खोला जाता है। खोलने पर पता चलता है कि सूरो और चिंती, ये 2
नए पात्र यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो सुरो और चिंती आती है, और कहाँ से आती है, कौन है ये, इसका जिक्र आगे किया गया है। हालांकि हम पहले बात कर लें कि ये दोनों ही मधु की सहेलियां हैं, जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी और हॉस्टल में उनके साथ ही रहती थी। तो ये किसी काम से आई हुई हैं। तो इनकी माताजी प्रयाग जा रही हैं, इनकी कोई बहन है सरिता, वो कहती है कि दिल्ली भी देख ली जाए, इसलिए वो दिल्ली में आ गई और इनके मलिक चाचा हैं उनके यहाँ वो ठहरी हुई हैं। बातचीत इनके बीच में चलती है, लेकिन विद्यार्थियों इसी बातचीत में एक बड़ी विशेष बात आ जाती है, और वही बात है वो जानने और समझने वाली है। सबसे पहले तो इनको वो जो पता मधु ने दिया था अपने घर का, वो पता नहीं मिलता है, और उसको वो ढूंढते ढूंढते बड़ी मशक्क़त से नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली होते हुए काफ़ी देर घूमते घुमाते काफ़ी समय के बाद इन्हें घर मिला, और ये घर में आ चुकी है। अब देखिए, जो यहाँ इस एकांकी में जो विशेष बात यहाँ है वो यहीं पर है। एकांकी की सारा जो मर्म है वो यहीं पर है कि इसमें जब वो दोनों आती है सुरो और चिंती, तो मंगला क्या कहती है उन्हें, जब वो कुर्सियों पर बैठने लगती है, कहते हैं जब अच्छे हैं मौज में लेकिन तुम खड़ी क्यों हो। वो बैठने के लिए कहती है इधर आओ बिस्तर पर, नौकरानी को आवाज़ देती है मंगला मंगला, और बैठने के लिए कहती है। तो वो दोनों है वो कुर्सियों पर बैठने लगती है, लेकिन मधु उनको कहते हैं कि इधर आओ पलंग पर बैठते हैं लिहाफ लेकर। तो जो सुरो है उसे कहती है कि मेरे पाँव धुले हुए नहीं है। मधु है वो परिवर्तित हो चुकी है, वो पहले बहुत साफ़ सफाई पसंद थी, वो चाहती थी कि रज़ाई में अगर बैठा जाए तो हाथ पैर धोकर के बैठा जाए, जुराबें निकाल दी जाएं। लेकिन अब यहाँ जब से बसंत गया है तब से वो अनमनी है, और उसका व्यवहार धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा है। जब उसकी सहेलियाँ आई है तो उन्हें भी वो रज़ाई में बैठने के लिए कहती है, और जुराबों सहित, पैर न धो करके बल्कि जुराबों सहित ही बैठने के लिए कह देती है। तो विद्यार्थियों यहाँ देखते हैं कि किस तरह से स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। अब धीरे धीरे वो बदल रही है, अपने आप को बदलने की कोशिश करती है। तो इस पर तुम्हारा बिस्तर, चिंती कहती है भी अगर हम इसी तरह से जुराबें लेकर के बिस्तर में बैठेंगे तो तुम्हारा बिस्तर गंदा हो जाएगा। सुरो और चिंती उसे बचपन से जानती हैं, तो इसलिए वो कहती है कि इसका स्वभाव किस तरह का है, उसी को ध्यान में रखकर उन्हें कहा कि अगर हम बिस्तर में बैठेंगे तो बिस्तर गंदा हो जाएगा। लेकिन मधु कहती है कुछ नहीं होगा, बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर, किवाड़ बंद कर दो, बर्फ़ सी हवा अंदर आ रही है। लेकिन मधु अपने आप को पूरी तरह से बदल देना चाहती है, और तभी मधु अपनी नौकरानी मंगला को चाय के लिए कह देती है। कुछ बातचीत उनमें होती है। उनकी एक दूसरी सहेली जिसका नाम पुष्पा है, उसका विवाह हो रहा है, शादी हो रही है। जिस लड़के से शादी हो रही है वो लेफ्टिनेंट वीरेंद्र है, और वो किस तरह का है, एकदम दुबला पतला सा है, बिल्कुल कमज़ोर सा है, शान शकल में, सूरत में भी वो ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। तो वही सारी बातचीत उनके बीच में हो रही है, और चाय उनके द्वारा पी जा रही है। अब देखिए, चाय पीने के बाद विद्यार्थियों क्या होता है कि चाय जब पी जा रही है तो चाय पीने के बाद जो है चिंती व्यंग्य के साथ कह देती है कि विवाह के रानी मधु मालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले, डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है और बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती है। तो जब डाइनिंग टेबल पे चाय के लिए न जाकर के बिस्तर में ही चाय मांग ली है मधु ने, और कहा है कि हम बिस्तर में ही चाय बैठकर चाय पियेंगे, क्योंकि अगर डाइनिंग टेबल पर जाकर चाय पियेंगे तो फिर चाय का आनंद नहीं आएगा। तो इस पर व्यंग्य करती है कि मधु को मधुमालती कह दिया गया है, और कहता है कि आपने अपने सिद्धांत कि चाय है वो डाइनिंग टेबल पर ही पी जानी चाहिए, और दूसरे दूसरे सिद्धांत है वो धीरे धीरे सारे बदलती जा रही है। तो दो बातें यहाँ देखने वाली है विद्यार्थियों, दो परिवर्तित रूप, दो जगह पर हमें ऐसा पता चला कि मधु का स्वभाव है वो बदल रहा है। एक तो मधु ने बिना पैर धोए ही अपनी सहेलियों को बिस्तर में आमंत्रित कर लिया, दूसरा चाय भी वो बिस्तर में ही पीना चाहती है, इसके लिए भी उसने मना कर दिया कि वो डाइनिंग टेबल पर नहीं जाएगी। कहाँ तो यह कि पानी का गिलास पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती, और कहाँ यह कि पहले शादी से पहले मधु है उसका स्वभाव ऐसा था कि एक गिलास पानी पिया जाए तो भी डाइनिंग रूम में जाकर के ही पिया जाए, बिस्तर में पानी न पिया जाए, और अब सब कुछ बिस्तर में पड़े पड़े ही करते रहना चाहती है। तो मधु इस पर क्या कहती है कि अरे क्या रखा है इस तकल्लुफ़ में, सच कहो इस समय
किसका जी चाहता है कि इस नरम नरम बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाए, लो चाय बिस्कुट लो, चाय का प्याला उठाओ ठंडी हो रही है। तो चाय के लिए आग्रह करती है और कहती है कि अब इस तरह की तकल्लुफ़ या इस तरह के दिखावे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी का जी नहीं चाहता इस ठंड में इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाए। इस पर सुरो पूछती है, मैं पूछती हूँ अगर चाय बिस्तर में गिर जाए मधु तो क्या हुआ, चादर धुलवाई जा सकती है और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से कोई अपनी रोज के सुख आराम को तो नहीं छोड़ देता। तो यहाँ एक और बात यहाँ मधु ने ऐसी कह दी है जिसके कारण कि बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि उसका स्वभाव एकदम से परिवर्तित हो चुका है। सुरो, सुख आराम, तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो। तो जो स्वभाव पहले था, जिस मधु के स्वभाव को ये दोनों जानती थी, उससे बिल्कुल विपरीत बदला हुआ स्वभाव है। तो इसलिए वे व्यंग्य करती हुई उससे पूछती है। तो चिंती कहती है फिर सभ्यता और संस्कृति। मधु है इस बात को सभ्यता और संस्कृति नहीं मानती कि बिस्तर में ही कुछ खाया पिया जाए या बिना पैर धोए बिस्तर में बैठा जाए, ये सभ्यता के खिलाफ मानती थी मधु। इसलिए चिंती ने पूछ लिया कि तुम जिस सभ्यता और संस्कृति की बात करती थी फिर उसका क्या होगा। मधु, मानव के आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पलों का नाम ही तो संस्कृति है। कि जो नित्य नई बातें, नित्य नए भाव या नित्य नए विचार मानवीय भावनाओं पर चढ़ते जाते हैं, वो ही तो संस्कृति कहलाती है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा। कि हमारे समाज में, हमारा समाज ऐसा ही है कि एक वर्ग हमेशा ही असभ्य कहलाता है और दूसरा अपने आप को सभ्य समझता है। अर्थात सभी के भाव है, विचार हैं या रीति रिवाज है, किसी काम को करने का ढंग है, वो अलग अलग होता है। तो एक वर्ग दूसरे वर्ग को हमेशा असभ्य समझता है। सुरो, यह तुम कह रही हो, क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझकर मनुष्य फिर से अपन पहले की भांति बर्बर बन जाए। तो पहले मधु ऐसा कहती थी कि बिस्तर में पड़े पड़े सारे काम करना, बिस्तर में खाना पीना करना या अन्य काम करना या साफ़ सफाई का ध्यान न रखना, ये सब बर्बरता की निशानी है। और इसीलिए यहाँ वो व्यंग्य स्वरूप कहती है कि इतना सब कुछ सीखने के बाद ही भी अगर हम वापस उसी तरह से व्यवहार करने लग जाए तो हम बर्बर बन जाएंगे। लेकिन मधु कहती है बर्बर बनने की क्या ज़रूरत है, कि इससे बर्बर नहीं बनेंगे या ना बर्बर बनने की ज़रूरत है। मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले, मध्यम वर्ग का मार्ग क्यों न अपनाए, न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे और न इतना बंधे कि सन की। महात्मा बुद्ध ने कहा है, महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया जा रहा है और कहती है कि ना ही तो ऐसा कोई काम किया जाए जैसे जिसके कारण दूसरे लोग हमें बर्बर समझे, और ना ही ऐसा कुछ किया जाए कि जिसके कारण लोग हमें सन की समझ ले। महात्मा बुद्ध का उदाहरण दे रहे हैं लेकिन बीच में ही बात को काट दिया गया है विद्यार्थियों। सुरो कहती है कि महात्मा बुद्ध, तुम्हें क्या हो गया है, सदियों पुराने गले सड़े विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो। लेकिन सुरो तो उसी तरह से इसकी जैसी ही बनी हुई है। वो कहती है कि ये तो पुराने विचार हो चुके हैं, बहुत सैकड़ों वर्ष पुराने विचार हैं, और तुम उन सैकड़ों वर्ष पुराने विचारों पर आज की सभ्यता के ऊपर उन्हें लादना चाहती हो या उन्हें बदलना चाहती हो। मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम न देंगे और कल के परसों। बर्नार्ड शॉ। अब यहाँ बर्नार्ड शॉ की बात चिंती करना चाहती है और कहती है भी प्रगति है वो निरंतर चलती रहती है, आज जो सिद्धांत मान्य है वो कल परसों या अगले आने वाले समय में नहीं होंगे। तो हो सकता है ऐसी कुछ विचार, ऐसी कुछ बातें हैं वो आने वाले समय में बदल जाएं, लेकिन अभी तो ये सारा कुछ नहीं बदला है। लेकिन इस पर मधु है वो व्यंग्य स्वरूप इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहती है। कहती हैं बर्नार्ड शॉ, हटाओ इस बेमजा बहस को। और वो फिर से चाय पीने के लिए कहती है कि चाय एक एक प्याली चाय की और पी ली जाए। लेकिन अब यहाँ चाय पीने के बाद उन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता भी किया है, तो वो कहती है कि पहले हम हाथ धोएंगे। हाथ धोने के लिए कहती है कि पहले हमारे हाथ धुलवा दिए जाएं। तो मंगला को हाथ धुलवाने के लिए कहा गया है। लेकिन मंगला से हाथ न धो करके वो कहती है कि हम बाथरूम में जाकर ही हाथ धो लेते हैं। लेकिन बाथरूम का पूछने पर भी बाथरूम नहीं बताती है मधु और कहती है कि यहीं तुम धो लो, बाथरूम में बहुत ठंड है, या सर्दी में तुम हाथ न भी धो तो भी काम चल जाएगा। अब जब हाथ धुलवा दिए गए हैं तो उसके बाद दोस्तों
जब हाथ धुलवा दिए गए हैं उसके बाद पुनः बात तौलिए पर ही आ जाती है और जो सुरो है वो तौलिया पूछती है कि तौलिया कहाँ है। मधु कहती है तौलिया नहीं दे गई मंगला। अच्छा यह लो खूंटी पर टंगा है। अब खूंटी पर जो सबके इस्तेमाल करने के लिए या किसी एक के इस्तेमाल करने के लिए जो जिस तरह का भी तौलिया टंगा हुआ था वही तौलिया देने की बात कहती है। लेकिन सुरो कहती है कि तुम भली भांति जानती हो, क्योंकि वो सबके इस्तेमाल किए हुए उस तौलिए को इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। तो मंगला को वो कहती है कि इन्हें अंदर से एक तौलिया ला दो। तो जैसा स्वभाव मधु का था वैसा ही स्वभाव उनकी सहेलियों का भी था। मधु बार बार उन्हें कुछ देर और रुकने के लिए कहती हैं, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती हैं और वहाँ से चले जाना चाहती है, क्योंकि उन्हें आए हुए काफ़ी समय हो चुका है और वो चाय पे चाय पीती हैं। उनके जाने के बाद मंगला उनसे पूछती है, तब उनका परिचय करवाया जाता है कि ये सहेलियाँ थी। इसके बाद वापस से मधु है उसका मन कुछ अनमना सा हो गया है और वो मंगला से पूछती है कि तू मुझे देखकर बता कि क्या सचमुच मैं बदल गई हूँ, क्योंकि उसकी सहेलियाँ कहती है कि तुम बदल गई हो। मधु को सहेलियाँ कहती है बदल गई हो, पड़ोसिन भी यही कहती है कि बदल गई हो। तो वो मंगला से पूछती है, लेकिन मंगला कहती है कि मैं तो आठों पहर आपके पास ही रहती हूँ, इसलिए मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप बदल गई हो या नहीं। तो इस पर मधु पूछती है कि मंगला क्या मेरे अंदर घृणा की झलक आ रही है। लेकिन ऐसी बातें करने पर मंगला को बड़ा आश्चर्य होता है और वो बोल नहीं पाती है कुछ। एक ही शब्द घृणा सिर्फ उसके मुंह से निकलता है। वो सोचती है कि उनकी जो मेम साहब है वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है। तो वो पूछती है, फिर से मधु बार बार पूछती है कि मेरे व्यवहार में कोई तकल्लुफ़ कोई बनावट तो नहीं नज़र आ रही है। मधु कहती है तकल्लुफ़ बनावट नफ़रत तीनों को मैं उन अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ। 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। तो बसंत 2 महीने पहले चला गया था। वो बात मधु के मन में बैठ चुकी है कि मेरे व्यवहार के कारण वो मुझसे लड़कर चले गए थे, इसलिए मैं अपने मन को बदल लेना चाहती हूँ, अपने स्वभाव को बदल लेना चाहती हूँ। अगर मेरे मन में कहीं भी दिखावटीपन है, किसी तरह की कोई घृणा है, तो मैं उसे निकाल देना चाहती हूँ। तो मधु है वो शून्य में देखती हुई कहती है उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। इन 2 महीनों में उन्होंने एक भी पत्र नहीं लिखा। ऊपर पहले कहा था कि उन्होंने पत्र लिखा था और अब कहती है कि उन्होंने पत्र नहीं लिखा। तो एक बड़ा अजीब सा वातावरण घर का बन गया है। बड़ा अजीब सा व्यवहार भी मधु का हो गया है। वो बड़ी अनमनी हो गई है। उसे कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या बोले जा रही है, किसके साथ बोले जा रही है। मैं कुशल हूँ, अपनी कुशलता का पता देना। मैनेजर बीमार है, जो ही स्वस्थ हुए चला आऊँगा। उन्हें तुम पत्र लिखना कहती होगी। ये मुझसे नाराज़ है, उनका ख्याल है मैं उनसे घृणा करती हूँ। तो मधु कहती है पत्र तो आया था, लेकिन पत्र में क्या था कि मैं कुशल हूँ, तुम कुशल होगी और मैनेजर ठीक हो जाएगा तो मैं जल्दी ही चला आऊँगा। ये कोई पत्र लिखने का तरीका नहीं है। जो पत्र लिखे थे बसंत ने वो मधु को पसंद नहीं आए, तो इसलिए कहती है कि उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा, या कहें कि ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा जिससे मधु के प्रति बसंत का प्रेम झलकता हो। सिर्फ साधारण सी बातें कि मैं ठीक हूँ और तुम भी ठीक होगी, इसी तरह का पत्र लिख दिया। अब मधु अपने आप के व्यवहार को लेकर कहती है कि बचपन से ही मैं ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है। तो सफाई और सलीके की बात जहाँ की जाती है, जिस घर में बचपन से बड़े होने तक जो बातें सिखाई गई है वही उसके जेहन में, मस्तिष्क में बड़ी गहराई से बैठ गई है और ये बातें बसंत को घृणा लगती है। वो समझता है कि साफ सफाई की व्यवस्था है वो के को लेकर के मधु मुझसे घृणा करती है। मधु कहती है मैं बहुतेरे यत्न करती हूँ कि इस साफ सफाई वफाई को छोड़ दें, इन तकल्लुफ़ को तिलांजलि दे दूं, पर अपने इस प्रयास में कभी कभी मुझे आपसे घृणा होने लगती है। बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं है, पर मैं उन सब वहमों को छोड़ दूंगी, पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूँ। वे समझते हैं मैं उनसे नफ़रत करती हूँ। तो ये सारी बातें वो बोले जा रही है। उसे पता नहीं है कि इन्हें सुनने वाला कौन है, वो किसको ये बातें सुना रही है। मधु कहती है वे समझते हैं मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। सिसकने लगती है, अर्थात वो रोने लगती है, सिसकियाँ निकलने, धीरे धीरे रोती है। मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बदल डाला, अपने आप को बिल्कुल बदल
अब वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी दरवाज़ा खुलता है और वसंत आ जाता है। अब वसंत कहता है, हेलो मधु, क्या हाल है जनाब के? मंगला, तांगे से सामान उतरवाओ और ये 1.5 रुपया तांगे वाले को दे दो। तो अचानक से जब अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा है या अपने व्यवहार को बदलने के लिए विवश हो रही है मधु, तभी वहाँ पर वसंत का प्रवेश हो जाता है। वसंत आ जाता है और वो उससे हाल चाल पूछता है कि वो कैसी है, किस तरह से उसकी दिनचर्या है या उसकी तबीयत है, वो किस तरह की है। वसंत, कहो भाई क्या हाल चाल है, ये सूरत कैसी रोनी बना रखी है जी, कुछ खराब है क्या? तो पूछा जा रहा है, तबीयत के बारे में हाल चाल पूछा जा रहा है। तो मधु कहती है हंसने का प्रयास करते हुए कि सूखा जाड़ा पड़ रहा है, जुकाम है 3-4 दिन से। तो जुकाम होने का बहाना बना लेती है, लेकिन बसंत फिर उसे समझाता है कि उसे अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। सेहत सेहत सेहत, दुनिया में जो कुछ है सेहत है। जीवन में तुम्हारी यह सफाई, सुघड़ता, ये नजाकतें इतना काम न देगी जितना सेहत। यदि यही ठीक न रही तो ये सब फिर किस काम की है, और अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर से वसंत है जो व्यंग्य स्वरूप कह देता है कि तुम्हारा जो सफाई की जो सनक है वो बेकार है और अपने स्वास्थ्य का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सफाई की सनक है वो किसी काम की नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं वो कहता रहता है और बड़े आनंद भी अनुभव करता है कि किस तरह से वो अपने मन की बात, अपने मन की भड़ास को निकाल रहा है। तो वो कमरे की साज सज्जा बसंत देखता है तो अरे यह काया पलट कैसे हो गई, यह पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया, और यह ट्रे और यह प्याले। तो जो परिवर्तन हुआ है वो बसंत को भी दिखाई दे रहा है और उसी पर वो आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। मधु कहती है, मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया कि आप और आपके मित्र को जरा कष्ट ना हो। मज़े से लिहाफ लेकर बैठिए, टेलीफोन आपके सिरहाने रहेगा। बसंत बड़ा खुश हो जाता है इस बात से, इस परिवर्तित रूप को देख करके। तो वो कहता है, वाह, मैं कहता हूँ तुम तो बेहद अच्छी हो। मधु क्या कहते हैं, मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इसी लिहाफ में बैठी रही। वसंत को आश्चर्य होता है और वो कहता है सच। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि जो मधु साफ सफाई के लिए इतना सोचती थी, इतना कहती थी, वो इस तरह से परिवर्तित हो सकती है क्या। अब इसके बाद चाय पीने के लिए भी वो बताती है कि हमने इसी में बैठे बैठे चाय भी पी है। तो वसंत बड़ा प्रसन्न होता है। मैं कहता हूँ अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। यदि हमारी प्रतिरोध शक्ति बढ़ जाए, हमारी पावर ऑफ रेजिस्टेंस कायम है कि अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लें तो फिर हमें कोई बीमारी नहीं जकड़ सकती है। मधु है, चाय भी आप यहीं पिया कीजिए और अपने नरम नरम बिस्तर पर। मधु है वो बसंत को भी कहती है कि आप भी यहीं चाय पीजिए इसी बिस्तर में बैठ करके। और अत्यधिक प्रसन्न होते हुए बसंत कहता है, वाह वाह, अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे। मधु, अब तो आप नाराज नहीं है? वसंत आश्चर्य से, नाराज? वसंत एकदम से आश्चर्य व्यक्त करता है कि जैसे मधु समझती है कि वो जो 2 महीने के लिए गया था वो नाराज होने के कारण या नाराजगी के कारण ही गया था। मधु, आप इतने दिनों तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बसंत कहता है, गुस्सा? तो ये सब आश्चर्य की जैसे वो उसे कुछ पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपने काम से ही गया था और मधु ने समझ लिया कि वो नाराज होकर गया है। इस तरह का दिखावा बसंत करता है। 2 महीने से आपने ढंग से पत्र तक नहीं लिखा। पर मैंने, मधु बीच में ही बसंत की बात काट कर कहती, पत्र लिखे थे जी, मैं कुशल हूँ। अपनी कुशलता का पता देना, इसे पत्र लिखना कहते होंगे। वसंत जोर से हंसता है, तो तुम इसका कारण यह समझती हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ? पगली, तुमसे भी कोई नाराज हो सकता है? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, ये साफ स्पष्टतया बता दिया गया है कि मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन मधु जो चाहती है कि वो कुछ अच्छा सा प्रेम भरा पत्र लिखते, वो कहती है 2 पंक्तियाँ, लेकिन बीच में ही फिर से बात को काट दिया गया है। तुम 2 पंक्तियाँ लिखने का भी अवकाश मिल गया। तुम इसी को बहुत समझो कि मैंने जो लिखा उसके लिए मुझे इतना ही समय था, वो मैंने लिख दिया, तो इसी को तुम ज़्यादा अच्छा समझो क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था।
मधु कहती है अच्छा आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय तैयार करती हूँ। बसंत मैं कहता हूँ तुम कितनी अच्छी हो। तो अब दोनों में एक तरह से जो झगड़ा था वो ख़त्म हो चुका है और मधु है उसने अपना व्यवहार बदल लिया। वसंत भी उसे बहुत प्रेम से उससे बात करने लगता है। मधु फिर कहती है पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए, यह फिर तुमने कपड़े बदलने की पख लगाई। क्यों कपड़े न बदलिएगा, एक रात और एक दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं, मार्ग की धूल सारे शरीर पर पड़ी हुई है। चलिए चलिए जल्दी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए, मैं इतने में चाय तैयार करती हूँ। तो फिर से वो पुरानी कुछ बातें हैं कि आप पहले कपड़े बदलिए, सारे रास्ते की धूल जमी हुई है। और वो दूसरी तरफ मंगला को चाय के लिए कहती है, सारा सामान रखने के लिए पूछती है और कहती है कि ये सब प्यालियाँ सब चीज़ें हैं यहाँ से उठा ले। तो दोस्तों यहाँ पर एक जैसे एक सामान्य घर में बातचीत होती है काम के सिलसिले में, घरेलू कामों के लिए क्या उठाना है, क्या रखना है, क्या बनाना है, उसी संबंध में ये सारी बातें हो रही है। लेकिन देखिए यहाँ इसमें एकांकी का अंत होते होते फिर से वही बातें इनकी शुरू हो गई है। अब है कि बसंत पूछता है साबुन कहाँ है, वहीं तख्ती पर रखी है, और तौलिया। अब तौलिया फिर से यहाँ आ गया है। मधु कहती है हाथ मुंह धो आइए और इधर कमरे में सूखा नया तौलिया लेकर पहुँच लीजिए। और वहाँ फर्श पर कुछ गिर जाता है जिसे धोने के लिए वो सामान्य बातचीत चलती रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ जब आता है बसंत आता है तो फिर वहाँ तौलिए को लेकर उनके बीच में कुछ बातचीत होती है। बसंत को सूर्य वाले तौलिए से मुंह पोंछते हुए देखकर यहाँ फिर से उन्होंने जिस तौलिए से सूरों ने हाथ मुंह पोंछे थे उसी तौलिए से को बसंत ने ले लिया है। तो इस पर लगभग चीखते हुए वो चीखती है ज़ोर से, यह सूखा नया तौलिया लिया है आपने। मैं पूछती हूँ आप सूखे और गीले तौलिए में तमीज़ नहीं कर सकते? अभी तो सूरों और चिंती चाय पीकर इस तौलिए से हाथ पोंछकर गई है। तो जैसा पहला व्यवहार था उसी तरह का व्यवहार यहाँ से पुनः होने लगा। थोड़ी सी बातचीत अच्छे ढंग से उनमें होती है, लेकिन फिर से वही बातचीत कि तौलिया किस तरह का आपने ले लिया है। लेकिन बसंत कहता है कि मुझे नया तौलिया कमरे में टंगा हुआ है, कमबख्त तौलिए मुझे ध्यान नहीं रहता, वास्तव में दोनों तौलिए मुझे साफ ही लगते हैं। इस पर मधु कहती है आपको सारी चीज़ें ही साफ़ लगती है, आप देखिए सूखा और गीला कौन सा है। बसंत कहता है मैंने ऐनक उतार रखी है। जैसा ऊपर दोस्तों एकांकी की शुरुआत में बात हुई थी कि बसंत कहता है कि मैंने ऐनक उतार रखी है और जब ऐनक उतार देता हूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और वही पुरानी बात है, फिर से मधु कहती है कि आप अगर ऐनक लगा के रखते हो तो भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दोनों में थोड़ी सी तकरार फिर से होती है। बसंत फिर से पूछ लेता है क्या तुमने फिर से मुंह लटका लिया, नाराज़ हो गई हो क्या? लेकिन मधु व्यंग्य से हंसकर कहती है नहीं मैं नाराज़ नहीं होती हूँ। बसंत तुम्हारा ख्याल है मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता कि मैं। बसंत कहता है मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो क्योंकि मैंने जो तुमने बताया था वो तौलिया मैंने नहीं लिया और अचानक से पर्दा गिर जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ ये एकांकी समाप्त हो जाती है। एकांकी को हमने 2 भागों में बड़े अच्छे से पढ़ लिया है। इसी से सारे इसके प्रश्न उत्तर बनेंगे। प्रश्न उत्तरों की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ भी लिंक हमने दे दिया है। आप इस लिंक पर जाकर के PDF और प्रश्न उत्तर अन्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो डॉक्यूमेंट्री में एक नए अध्याय के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।